हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्लियामेंट की सीरीज पॉलिटी में, है ना। और ये हमारी 7वीं क्लास है, इसकी 7वीं सीरीज है, पार्ट 7 है। इसको बात करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया बिल्स के बारे में, मोशन के बारे में, और जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इक्वल पावर क्या है, या फिर जो स्पेशल पावर है, लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है और राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है, वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था एस्पायरेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बात कर। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, है ना। अगर मैं कहूं तो इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट हैज टू मेन फंक्शन। पहला कि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कानून बनाना, और दूसरा क्या काम करना, कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव या कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करना इसका कारण होता है। तो उससे पहले अगर मैं समितियों की बात करूं तो यहाँ पर कुछ परमानेंट कमेटी भी दिखती हैं और कुछ एडहॉक कमेटी समितियां भी दिखती हैं, कमेटीज भी यहाँ पर दिखने को मिलती है। तो 24 विभागीय समितियां यहाँ पर होती है। और सबसे पहले जो डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई थी, वो बनाई थी, उसका फॉर्मुलेशन किया गया था 1993। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक कर लेंगे। अब एक हेडिंग डाल देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी हेडिंग डाल देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखना। और बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार कमेटी का गठन कब किया गया था, 1993 1993 में, और 24 समितियां बनाई गई थी। और इनका गठन क्या किया जाता है, हर साल किया जाता है, और 31 सदस्य होते हैं, 31, जिसमें से 10 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं और 21 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा से कितने, 10 मेंबर्स, और राज्यसभा से 21 मेंबर्स। इसकी लिखते हैं, पहले थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस वगैरह वगैरह चलते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं एस्पिरेंट्स। यहाँ से लिखना, हेडिंग डाल देंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज। इन ए पार्लियामेंट्री इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट बार मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, सेट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट हैज टू मेन फंक्शन, हैज टू मेन functions. First, to make laws for the smooth administration. Second point लिखना, to exact control, to control over the over the
एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर इसके बाद में थोड़ा सा बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज का। पार्लियामेंट्री कमिटीज, यहाँ पर दो प्रकार की कमिटीज आपको देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो कमिटीज है वो है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी है एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी। जो एस्पायरेंट्स स्टैंडिंग कमेटी होती है ये स्थायी होती है, मतलब ये परमानेंट होती है। जैसे ही लोकसभा का गठन हो जाता है इन समितियों को स्थापित कर दिया जाता है। जबकि एडहॉक कमेटी जो होती है इनको तदर्थ समिति कहते हैं, मतलब किसी एक पर्पज के लिए इनकी स्थापना की जाएगी। जैसे ही वो स्थापित हो जाएंगी और जैसे ही उनका पर्पज जो उद्देश्य होगा वो पूरा हो जाएगा तो उन समिति को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब एक समिति बनाई गई, उसको एक कार्य दिया गया, जैसे वो कार्य पूरा हो जाएगा, या 1 साल के लिए बनाएगी, जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाएगा रिपोर्ट दे देगी, समिति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की एडहॉक कमेटी। तो ये कौन सी समिति होती है? टेम्पररी, टेम्पररी होती है, और ये परमानेंट। ये कौन सी होती है? परमानेंट। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, एडहॉक कमेटी के बारे में। एडहॉक कमेटी के बारे में लेकिन दीज कमेटीज these committees are constituted for a specific purpose, for a specific purpose, and after giving their report, giving their report, they cease to exist. ये तो हमने लिख लिया था एडहॉक कमेटी के बारे में। अब स्टैंडिंग कमेटी जो है इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं, ऐसे है ना, इसी प्रकार से बना लेंगे और इसको नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, लेके नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की कमेटी देखने को मिलती है। जो हमने बताया था परमानेंट कमेटी जो थी, जो डिपार्टमेंटल कमेटी थी, यहाँ पर दो प्रकार की। एक तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और जो दूसरी वाली कमेटी है वो फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। थोड़ा सा और लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट पूरे में। देयर आर 24 देयर आर 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, इसको बोलते हैं DRSCs, है ना, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। each of them oversees set of
मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मैं हर जगह लिखूंगा DRSC लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, द DRSC वर फर्स्ट सेटअप इन ईयर 1990, जो मैंने आपको बताया था 1993 में, ठीक ना। दीज आर परमानेंट कमेटी, these are permanent committee which are reconstituted every year, every year। नेक्स्ट पॉइंट मैंने फिर लिखना, इट हैज 31 मेंबर, it has 31 members, 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha। फिर लिखना नेक्स्ट, these committees primarily looks into the following aspects: कौन कौन से हैं, चलो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स सच एज बिल्स, कॉमा, बजट, कॉमा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक issues for एग्जामिनेशन। फिर टू डिस्कस द लॉन्ग टर्म, टू डिस्कस द लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसी, document refers to the house, refers to the house। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटियां थी इनके बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हो, और यहाँ से प्रीलिम्स हो मेंस हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है फाइनेंस रिलेटेड कंपनी, इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसे काम करती है, कैसे चलती है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दूसरा हेडिंग डालते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कमेटीज। ठीक है,
डन। तो कम करते हैं इसको, इस तरह से हेडिंग डालते हैं और इसमें पहली जो कमेटी है उसके बारे में हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा समझाऊंगा और थोड़ा सा लिखवाऊंगा। एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या होती है भैया? इसको बोलते हैं हिंदी में प्राक्कलन समिति। इसमें 30 मेंबर होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 मेंबर होते हैं और सारे ही मेंबर लोकसभा से इसमें रखे जाते हैं। और इस समिति का गठन जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और सदस्यों का जो यहाँ पर निर्वाचन होता है वो यहाँ पर होता है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसके द्वारा यहाँ पर उनका वोटिंग कराया जाता है। और कोई भी मिनिस्टर इस जो समितियां है, जो एस्टीमेट कमेटी है, इसका पार्ट नहीं बन सकता। मतलब कहने का यह है, कोई भी मिनिस्टर इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और यह समिति जो है देश के नीति निर्धारण से संबंधित होती है। और जनरल इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 ईयर होता है, 1 साल तक के लिए इसको गठित किया जाता है। और अगर इसके कार्यों की बात करें तो ये जो एस्टीमेट होता है उससे रिलेटेड काम करती है। जैसे कि जैसे कोई बिल आ गया या सरकार के जो खर्चे हैं उनके बारे में बात करता है। थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, फिर इसके बाद और चर्चा करेंगे। ठीक ना? इट हैज 30 members, 30 members, all from all from लोक सभा, all from लोक सभा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, constituted by the Speaker of Lok Sabha, the Speaker of Lok Sabha after the appropriation bill। ये हमने पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 117 में है ना। एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड, इज पास्ड। थर्ड पॉइंट लिखना, द मेंबर ऑफ द कमेटी of the committee are to be elected by the system of, अब इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इसको याद रखना है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम with single transferable single transferable vote, single transferable vote। फिर लिखना नेक्स्ट, ए मिनिस्टर कैन नॉट
ए मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, दिस कमेटी। फिर लिखना नेक्स्ट, द कमेटी अप्रूव्स द एस्टीमेट द कमेटी approves the estimates of the ministers of the ministries estimates of the ministries, and it report that what economics what economies improvement in organization efficiency or or administrative reforms, administrative reforms। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इट इज associated with associated with policy making of the country of the country पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरी जो हमारी कमेटी है, पहली एस्टीमेट कमेटी, अब बात करते हैं दूसरी कमेटी के बारे में, सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की कौन सी कमेटी है एस्पायरेंट? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी। देन पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। चलो, यहाँ पर जो सदस्य हैं वो 22 सदस्य हैं, 22 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 15 राज्यसभा से आते हैं। और जो टर्म की बात करते हैं या टेन्योर की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात कह सकते हैं, तो एस्पायरेंट्स यहाँ पर टाइम पीरियड भी 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। और ये किसके द्वारा, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जो चेयरपर्सन होगा वो लोकसभा का क्या होगा, बाई कन्वेंशन के द्वारा चुना जाएगा। और जनरली जो होगा वो विपक्ष का नेता ही इस पर होता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ना? और ये क्या काम करती है? ये कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, ये सारे काम ये सब करती है। और इसके बाद क्या काम करती है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। पहले इतना जो छोड़ा है यहाँ पर इतना लिख लेते हैं। और ये क्या काम करती है? ये समिति जो है, जो पार्लियामेंट होता है उसको कार्यपालिका पर मतलब एग्जीक्यूटिव पर
फाइनेंशियल कंट्रोल करने की क्या कहता है, छूट देता है। मतलब इसके द्वारा कह सकते हैं, समिति के द्वारा जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पर फाइनेंशियल कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात कर, इतना सा इसमें लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ 22 members 22 members और यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में 15 members फ्रॉम लोकसभा से, और जो 7 मेंबर्स हैं, जो 7 सदस्य हैं, वो कहाँ से रहेंगे एस्पिरेंट? 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, फ्रॉम राज्यसभा अपर हाउस से रहेंगे। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म ऑफ द कमेटी is 1 year. The chairperson is appointed by the speaker of Lok Sabha, by the speaker of लोक सभा। तो फिर लिखते हैं एक पॉइंट और यहाँ पर, द चेयरपर्सन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोक सभा लोक सभा एंड वाई कन्वेंशन he is generally from the opposition ठीक है, इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, कन्वेंशन और अपोजिशन से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एस्पायरेंट, इसी में जो भी होगा, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट जो भी होगा लिखना। इट स्क्रूटनीज द रिपोर्ट ऑफ द कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उसके, है ना। इट हेल्प द पार्लियामेंट in putting the financial
the financial check on the executive, on the executive। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एस्पिरेंट्स आपको। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैंने अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, 250 वर्ड्स में लिखना होगा, 250 वर्ड में। द एस्टिमेट कमेटी एंड द पीएसी, पीएसी का मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं। पीएसी आर ट्विन सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स कमेंट्स। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखना है आपको 250 वर्ड्स में, 250 शब्दों में, और कमेंट छोड़ देना है। जो आप लिखेंगे उसको कमेंट सॉरी, उसी को कमेंट आप कमेंट में छोड़ देंगे, जो आप लिखेंगे ना उसी को। अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं तो फिर पेपर का फोटो खींच के वहां पर छोड़ देंगे। और अगर आप टाइपिंग करके लिख रहे हैं, क्योंकि अब तो आजकल तो हमारी वॉइस से ज़्यादा टाइपिंग स्पीड होती है, सिर्फ राइटिंग से ज़्यादा टाइपिंग स्पीड हो गई है, तो आपको भी मेरी तो इतनी ही है, मेरी ज़्यादा है टाइपिंग स्पीड राइटिंग से, क्योंकि हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ राइट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन वही काम करते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। या आप नहीं करते हैं, आप भी करते हैं, जानता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सरकारी उपक्रमों पर जो उससे संबंधित समितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे एस्पिरेंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं टोटल? यहाँ पर जो सदस्य रहते हैं एस्पायरेंट्स, 22 सदस्य रहते हैं। जो 15 कहाँ से रहेंगे? 15 लोकसभा से रहते हैं और 7 राज्यसभा से। जो पीएसी था, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी था, वही पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ये भी क्या करता है, इसका भी जो टेन्योर है वो भी 1 साल के लिए है, 1 ईयर के लिए इसको गठित किया जाता है। इसका काम क्या होता है पेरेंट्स? इसका काम होता है कि जो लोकसभा की प्रक्रियाएं हैं या जो उसका वर्किंग प्रोसेस है, जो कार्य संचालन है, उसके नियम से जो 4th शेड्यूल दी गई है, जो 4th शेड्यूल में बात की गई है, जानकारी है, उनके बारे में जो फॉर्म वगैरह है या जो प्रतिवेदन है या जो फिर लेखा अकाउंट वगैरह है, उन सब की क्या करना, समीक्षा करना। और ये क्या काम करता है, जो सरकारी उपक्रम होते हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनसे रिलेटेड जो कैग की रिपोर्ट होती है उसकी स्क्रूटनाइज करता है, मतलब उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, इतना करता है, इतना इसको लिखते हैं, यही इसमें चीजें। तो इसमें आपको जो मैंने आपको कमेटी बताई है, इनमें क्या क्या याद रखना है, पहले मैं इस कमेटी को बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो आगे चलेंगे उसके बाद आगे बता देंगे। देखना, इट हैज it has 22 members, it has 22 members here, 15 members from Lok Sabha and 7 members
फ्रॉम फ्रॉम राज्यसभा, फ्रॉम राज्यसभा। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म ऑफ द कमेटी, द टर्म ऑफ द कमेटी इज 1 ईयर, 1 साल के लिए होता है। देखना, नो मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ, बी ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, दिस कमेटी। अब एक हेडिंग डाल देंगे, फंक्शन ना, इसके क्या कार्य हैं उनके बारे में लिख, इनके कार्य के बारे में बात करते हैं। पहला, टू स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, reports and accounts of the public, of the public undertakings, public undertakings mentioned in the fourth schedule, the fourth schedule of the rules and procedure of लोक सभा। सेकेंड पॉइंट लिखना, टू स्क्रूटनाइज any reports of the CAG, of the CAG क्या है, इसको ही पढ़ाऊंगा। CAG on the public undertakings। फिर लिखना, the, यस लिखना, टू स्क्रूटनाइज and give recommendation, give recommendations regarding the autonomy of public undertakings and their efficiencies and to investigate
टू इन्वेस्टिगेट और टेकिंग, कैसे लिखें, और स्क्रूटनीज scrutinize that whether the public undertakings public undertakings are are discharging their their functions in in accordance with the business or trade principles, बिजनेस और ट्रेड प्रिंसिपल्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों ही समितियां मैंने आपको पढ़ा दिया। तो जो एस्टीमेट कमेटी थी वहां पर मैंने आपको बता दिया, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी वो मैंने बता दी, और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी वहां पर बता दी। तो जो पीएसी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, और जो ये कमेटी बताई है मैंने सरकारी उपक्रमों पर संबंधित कमेटी जो है ना, कमेटी ऑन जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थे, इन दोनों में एक समानता है कि यहाँ पर 22 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स दोनों में लोकसभा से हैं और राज्यसभा से। दोनों ही समीक्षा करती हैं कैग की रिपोर्ट की, उसकी स्क्रूटनाइज कर सकती है। लेकिन जो ये कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इस पर कोई भी मिनिस्टर्स इसका भाग नहीं बन सकता, मतलब कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं हो सकता। यही चीज भी थी जब हमने एस्टीमेट कमेटी पढ़ा था। एस्टीमेट कमेटी में कोई भी मिनिस्टर शामिल नहीं हो सकता है एज ए मेंबर, मतलब उसमें नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। और जो हमने बताया था पब्लिक अकाउंट कमेटी, वहां पर मैंने बताया था कि जो चेयरपर्सन होता है वो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है ऑफ द लोकसभा के द्वारा, और ज्यादातर होता है विपक्ष का नेता। तो लीडर ऑपोजिशन होता है, इसके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लीडर ऑफ अपोजिशन पर। फिर मैंने वहां पर बताया था जो एस्टीमेट कमेटी थी वहां पर 31 मेंबर्स थे, और 31 मेंबर्स टोटल मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे, लोकसभा और उनसे आ रहे थे। वो सब आपको मैंने बता चुका हूँ, है ना, और आप अच्छे से खूब लिखवाया भी है। तो आप ये नहीं घबराएंगे कि बताइए इतना लिखवा देते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट में ही 7-8 क्लास हो गई हैं, क्योंकि बच्चा कुछ चीजें छोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो आपने देखा होगा एसएससी वगैरह वनडे एग्जाम्स के लिए क्या कि 2 दिन में पार्लियामेंट समाप्त हो जाता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी है उसके लिए क्लासेस है, और वनडे एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल साबित होंगी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ से आपका अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और जब एक बार कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, फिर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में या उसको समझाने में, या उसके जो क्वेश्चन आएंगे, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। इतना श्योरिटी आप मेरे तरफ से रह सकते, इतना श्योर रह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अब नेक्स्ट। अब एक छोटा सा पॉइंट है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नया हेडिंग डाल देंगे, हंग पार्लियामेंट। क्योंकि अभी तक तो आपने पार्लियामेंट पढ़ा, अब आपको बता देते हैं कि हंग पार्लियामेंट क्या होता है।
तो जो हंग पार्लियामेंट होता है एस्पायरेंट से, एक वैसी कंडीशन होती है जब किसी भी सरकार को गठबंधन या किसी भी सरकार को क्या बहुमत नहीं मिल पाता। मतलब जब पार्लियामेंट में ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी राजनीतिक दल को या प्रीपोल कोalition को, जो चुनाव से पहले गठबंधन है, उनको किसी कोई बहुमत नहीं मिलता है, मतलब सरकार बनाने के लिए जितने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इतने मिनिमम किसी के पास भी नहीं होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या प्री पोल कोalition अपनी मेजॉरिटी अपने सदन में प्रूफ नहीं कर पाता है या प्रूव नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, या मतलब लटका हुआ पार्लियामेंट, त्रिशंकु पार्लियामेंट कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसके लिए? त्रिशंकु पार्लियामेंट। लिख देता हूं मैं, त्रिशंकु संसद को क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, लिखना, लिखना थोड़ा सा। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी, इफ नो पॉलिटिकल पार्टी और ए प्रीपोल कोalition, प्रीपोल प्रीपोल कोalition मतलब जो चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है ना, कि जैसे यूपी में होते रहते कि भाजपा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सपा और बसपा एक साथ मिल के लड़ रहे हैं, या कांग्रेस और सपा मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। प्रीपोल कोalition get a majority, gets a majority in the लोक सभा लोक सभा इलेक्शन, it is known as हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये कौन होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। जो एस्पायरेंट्स लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सॉरी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। ये संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल होता है ना, वो वाला दल नहीं जो सरकार चला रहा है, मतलब जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल होता है। जैसे मान लो एक साइड में भाजपा सरकार में आ रही है और सबसे बड़ा दल कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आ रही है, तो कांग्रेस का नेता विपक्ष की दल के रूप में काम करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे कम से कम लोकसभा में, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम लोकसभा में 10% सदस्य होने चाहिए, 10% वोट पर उसकी जीत हासिल होनी चाहिए। और आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। ये दर्जा किसको दिया जाता है या इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा इस पद पर बैठाया जाता है? वो बैठाया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। इसको घोषित कैसे किया जाता है? तो इसको घोषित किया जाता है कि जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में बैठाया जाएगा, लेकिन उस दल को कम से कम
10% सीट पास उसकी होनी चाहिए। जैसे कि 543 सीट है अभी, तो 10% मतलब 54 सीट्स या 55 सीट्स होनी चाहिए। 55 सीट्स उसके पास होनी चाहिए, तभी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी का हो सकता है, वरना उस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि सर अगर किसी भी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाता, मतलब कोई भी पार्टी 10% सीट नहीं ला पाती है, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया जाएगा? तो ये डिपेंड करता है लोकसभा के स्पीकर के ऊपर कि अब वो किसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए, या अगर उसका मन करता है तो नहीं भी बना सकता है किसी भी व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो इतना इसमें लिख लेते हैं। He is recognized in the Lok Sabha by the speaker. By the speaker. He enjoys the cabinet status. Cabinet status. He is the leader. He is the leader of the largest opposition party. Largest opposition party मतलब political party ही, but that political party but that political party must have got at least got at least 10% of the seats in the लोक सभा, इन द लोकसभा के लोकसभा में उसको कम से कम 10% सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज। एमपीज का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की है यहाँ पर। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 102 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है या डिस्क्वालिफिकेशन का, डिस्क्वालिफाइड करने के कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं, उनकी एक एक करके मैं आपको चर्चा कर देता हूं। पहला कि यदि कोई व्यक्ति है जो पहले भारत सरकार में था या किसी राज्य सरकार में था और अपने पद को छोड़कर संसद में आ जाता है, या अपने पद को ना छोड़कर किस में आ जाता है, संसद में आ जाता है, तो उसको संसद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यदि कोई व्यक्ति है ना, और वो अनसाउंड माइंड है ना, और ऐसा एक जो सक्षम कोर्ट है ना, कंटेम्प्ट कोर्ट है, उसने डिक्लेयर किया है कि हाँ ये अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, तो उसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर
इंसॉल्वेंट का चार्ज लगाया हो, मतलब दिवालिया का चार्ज लग गया हो, उस व्यक्ति को भी क्या कर देंगे, संसद में डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। या क्या है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, जब वो क्या हुआ था, संसद में चुना गया था, तब भारत का नागरिक था, लेकिन वो स्वेच्छा से या किसी कारणों से उसकी नागरिकता, सिटीजनशिप क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। तब क्या काम करेंगे हम, उसकी नागरिकता तो समाप्त हो ही गई, लेकिन उसकी जो योग्यता है या उसकी क्वालिफिकेशन जो पोस्ट था, उसको भी वहां पर इम्पटी कर देंगे। सांसद की बात करें, मतलब यहाँ पर हम लोकसभा की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, दोनों को सांसद ही बोला जाता है। लोकसभा के सदस्य भी सांसद ही होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी सांसद ही होते हैं। तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, या किसी कानून के तहत, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको क्या किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया गया होगा। तो इतना यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो ग्राउंड है उनकी बात कर लेते हैं ना। आर्टिकल 102, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के संबंध में जो जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में की गई आर्टिकल 112 में बताया गया है। अब हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि एस्पायरेंट्स आर्टिकल 112 में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं, उनको एक एक करके नोट कर लेते हैं। पहला, इफ द एमपी होल्ड या होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद, मतलब वो क्या काम करता है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, या तो स्टेट में है या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब में है, तो इसलिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ही इज ऑफ, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड एंड स्टैंड या स्टैंड सो डिक्लेयर बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। फिर लिखना है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एस्पायरेंट्स इफ ही इज नॉट, if he is not a citizen, a citizen of India or has has voluntarily acquired, voluntarily acquired a citizenship, a citizenship of another country, another
कंट्री, मतलब किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तब। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ही हैज डिस्क्वालिफाइड, इफ he has been disqualified by any law, any law, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एनी डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक नए दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले, जाने से पहले एक समरी तैयार कर लेते हैं एस्पिरेंट्स की, आज हमने पढ़ा क्या क्या। ये था पार्लियामेंट जो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, समरी की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज, यहाँ पर हमने देख लिया था कुछ परमानेंट कमेटीज थी, है ना, डिपार्टमेंटल कमेटीज थी, या मतलब कह सकते हैं जो स्टेबल कमेटीज थी, और कुछ टेम्पररी कमेटीज थी, एडहॉक कमेटीज थी। ये हमने यहाँ पर देखा। फिर इसके बाद क्या देखा था एस्पिरेंट? फिर उसके बाद हमने देखा था हंग पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा था हंग पार्लियामेंट। फिर हमने देखा था लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। फिर हमने देखा था डिस्क्वालिफाइड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना, पार्लियामेंट। यहां पर बात कर लेते हैं आर्टिकल 102 की, आर्टिकल 102 की। और यहीं इसके थोड़ी सी बारे में बात की थी एंटी डिफेक्शन लॉ में। ये काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को मैं आपसे एक किसी क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में इसको चर्चा ही कर लूंगा। तो एस्पिरेंट्स, आपको मैंने यहाँ तक आज पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और
नया ज्ञान आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बस जाते जाते आपके लिए फिर से एक शायरी आपको ले पेश करके जाते हैं कि रुक जाने से बेहतर है थोड़ा थोड़े चलते रहना। रुक जाने से बेहतर होता है थोड़ा थोड़ा चलते रहना। बड़ों ने भी कहा है जीवन है पल पल बहते रहना। इस निष्ठुर मुश्किल का क्या, ये तो हर कदम पर आएगी। रुक जाने की आदत डाली तो मित्र ये भी यहीं पर रुक जाएगी। इसलिए थोड़ा मन में साहस भरना, मतलब जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपके लिए एक पंक्ति है कि थोड़ा मन में साहस भरना और थोड़ा थोड़ा चलते रहना, मंजिल तेरे निकट आती जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से।